हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहाइव टेक्स्ट बुक क्लास 9 इंग्लिश का लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 और इस पाठ का टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। पैराग्राफ 1 है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब अर्थात सम्राट औरंगजेब ने बैंड का मीनिंग होता है प्रोहिबिटेड, अर्थात निषेध कर दिया, रोक लगा दिया। द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बजाने पर कॉल्ड पुंगी, जिसको कि पुंगी के नाम से पुकारा जाता था, इन द रॉयल रेजिडेंस शाही निवास में। तो इस वाक्य में बताया गया है कि सम्राट औरंगजेब ने शाही महल में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस समय जो बजाया जाता था, जिसे पुंगी के नाम से पुकारा जाता था, उस पर औरंगजेब ने बैन लगा दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया, रोक लगा दिया। अब प्रश्न उठता है कि औरंगजेब ने पुंगी पर बैन क्यों लगाया? तो इसका उत्तर है फॉर इट हैड श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। फॉर मीन्स होता है बिकॉज, क्योंकि इट हैड श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि जो पुंगी की आवाज़ होती थी वह श्रिल होती थी। श्रिल का मीनिंग होता है वेरी शार्प, और अनप्लेजेंट का मतलब मीनिंग होता है समथिंग दैट यू डिसलाइक, ऐसा कोई वस्तु जिसे कि आप पसंद न करते हो। तो पुंगी की जो साउंड होती थी वह श्रिल होती थी, बहुत शार्प होती थी और तेज होती थी और बेसुरी होती थी, अनप्लेजेंट होती थी, जिसे लोग पसंद कम करते थे। इसीलिए औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगा दिया, जो कि उस समय रॉयल रेजिडेंस में, शाही दरबार में पुंगी को बजाने का चलन ज़्यादातर था। लेकिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी था उसको औरंगजेब ने बैन लगा दिया, और उसका मुख्य कारण यही था कि पुंगी का जो साउंड था श्रिल था और अनप्लेजेंट था। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जेनरिक का मीनिंग पहले हम जान लेते हैं। जेनरिक नेम मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास आर अ ग्रुप एज ए होल। जेनरिक नाम वह नाम होता है जो दिया जाता है एक क्लास को और या ग्रुप को या एक समूह को, संपूर्ण रूप से एक समूह को जो नाम दे दिया जाए उसे जेनरिक नाम कहा जाता है। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम। तो इस लाइन में यह बताया गया है कि पुंगी जो उस समय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वह एक जेनरिक नेम था, सामान्य नाम था, फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीड का मीनिंग होता है जैसे कोई एक रीड, एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, तो उस रीड से बने हुए जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे उन सभी को पुंगी का नाम दे दिया गया। और रीडेड नॉइज मेकर्स मीन्स शोर मचाने वाली, ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाली, बेसुरी आवाज़ उत्पन्न करने वाली, रीड की बनी हुई जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे उसे पुंगी का एक जेनरिक नाम, एक जनरल नाम दे दिया गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैड थॉट, बहुत कम लोगों ने ही सोचा था, इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव मीन्स होता है कम बैक टू लाइफ, ब्रॉट बैक टू लाइफ, अर्थात उसमें जीवन उत्पन्न होगा। तो चूँकि ऊपर आपने देखा कि पुंगी पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो कुछ लोगों ने ही सोचा, अर्थात बहुत कम लोगों ने सोचा, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन ऐसा आएगा कि पुंगी का पुनर्जन्म होगा। ऐसा बहुत कम लोगों ने सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ। A barber of a family of professional musicians
who had access to the royal residence palace decided to improve the tonal quality of the pungi. उसी यहाँ पर जिक्र होता है एक बार्बर का। बार्बर का अर्थ होता है एक नाई, ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। और यह जो बार्बर था एक ऐसे परिवार से आता था जिसके परिवार के ज़्यादा से ज़्यादातर लोग म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे, और संगीत ही उनका प्रोफेशन था, पेशा था। तो बार्बर यानी कि नाई एक ऐसे परिवार से आता था जिसके परिवार के लोग पेशेवर संगीतज्ञ थे। तो यहाँ पर उस बार्बर की कहानी बताई गई है, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। और वह बार्बर रॉयल पैलेस में, शाही महल में एक्सेस अर्थात पहुँच सकता था, आ जा सकता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने निर्णय लिया कि वह इम्प्रूव करेगा, सुधार करेगा द टोनल क्वालिटी। टोनल मीन्स होता है साउंड, टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उसने निर्णय लिया कि पुंगी का जो साउंड क्वालिटी है उसमें सुधार करेगा। तो इस लाइन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बार्बर का जिक्र होता है जिसके कि परिवार के लोग, वह एक ऐसे परिवार से आता था जिसके परिवार के लोग पेशेवर म्यूजिशियंस, पेशेवर संगीतज्ञ थे। तो उसी परिवार से वह बार आता था और वह रॉयल पैलेस में, शाही महल में आया जाया करता था। तो उसने यह निर्णय लिया कि पुंगी की जो साउंड क्वालिटी थी उसमें वह सुधार करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. He refers to barber. यहाँ पर ही शब्द बार्बर के लिए जिक्र हुआ है, नाई के लिए जिक्र किया गया है। तो ही chose a pipe, उसने एक पाइप को चुना। पाइप अर्थात एक बाँस की पाइप, विथ नेचुरल हालो मीन्स होता है इम्पटी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जो खोखला हो। बाँस आपने देखा होगा कि अंदर से खोखला होता है। तो उसने एक बाँस की खोखली पाइप को चुना। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। और जिस खोखली पाइप को उसने चयन किया वह लॉन्गर थी अर्थात लंबी थी, ब्रॉडर थी अर्थात चौड़ी थी, दैन दी पुंगी की तुलना में। तो उस नाई ने एक खोखले पाइप को चुना जो कि पुंगी की तुलना में लंबी और चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस खोखले पाइप के ऊपर उसने 7 होल्स बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और उसको बजाते समय वह पाइप पर जो 7 होल्स छेद बनाए थे उसमें कुछ होल्स को वह क्लोजिंग करता था, बंद करता था, एंड ओपनिंग, और फिर कुछ होल्स को, कुछ छेद को खुला रहने देता था। इस प्रकार जब वह बजाता था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही कोमल और मधुर आवाज़ उत्पन्न हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट अर्थात बार्बर ने उस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर बजाया बिफोर द रॉयल्टी के सामने, शाही महल में राजा के सामने उसने इंस्ट्रूमेंट को, पुंगी का जो विकल्प उसने तैयार किया उसके उसने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। उस इंस्ट्रूमेंट को, उस वाद्य यंत्र को जिससे कि नाई ने बनाया था, जो कि अंदर से खोखली थी, जिसके बॉडी पर 7 होल्स यानी कि 7 छेद बने हुए थे, उस इंस्ट्रूमेंट को सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह पुंगी से काफ़ी भिन्न थी। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसको नया नाम दिया जाने की ज़रूरत थी। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी सुनने को मिलता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, चूँकि इसे पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था। शाह का मतलब होता है एक राजा की उपाधि। उस समय मुग़लों के
जो शासक होते थे उन्हें शाह कहा जाता था। तो औरंगजेब मुग़ल एक शासक था, एक मुग़ल शासक था। तो पहली बार इसे शाह के चैम्बर में बजाया गया था एंड वाज प्लेड बाय एन नाई, और इसे एक नाई के द्वारा बजाया गया था। नाई मीन्स बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शाह नाई। शाह नाई, शाह मीन्स राजा यानी कि औरंगजेब, और नाई मीन्स बार्बर, चूँकि बार्बर ने उसे बजाया था इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा, और इस प्रकार शहनाई शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार पुंगी का स्थान जो है कि शहनाई ने ले लिया। चलते हैं पैराग्राफ 2 की तरफ। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई का जो साउंड होता था उसे धीरे धीरे पवित्र माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मीन्स होता है हॉली, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, जिसे पवित्र माना जाता हो। तो शहनाई की आवाज़ को भी पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न, और इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड, और इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। चूँकि शहनाई को ऑस्पिशियस माना जाता है, पवित्र माना जाता है, इसलिए आज भी मंदिरों में शहनाई को बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, समथिंग विच इज़ नेसेसरी। इंडिस्पेंसिबल का मतलब मीनिंग होता है अपरिहार्य, अर्थात अनिवार्य, मतलब जिसके बिना कोई कार्य न हो पाए। तो एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसेबल, और यह अनिवार्य है, अनिवार्य अंग है, कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। उत्तर भारतीय के शादी में शहनाई का बजाया जाना एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है, अनिवार्य अंग है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, a traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि प्राचीन काल में शहनाई नौबत का एक अंग होता था। अब नौबत यहाँ पर क्या चीज़ है? नौबत का अर्थ होता है ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। तो उस ज़माने में, प्राचीन काल में 9 वाद्य यंत्रों का एक समूह होता था जिसे नौबत कहा जाता था, और उसी 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक शहनाई भी हुआ करता था रॉयल कोर्ट में, शाही महल में। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और हाल ही में अभी कुछ दिनों तक इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, शहनाई का उपयोग मंदिरों में और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। पैराग्राफ नंबर 3। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिस्मिल्लाह खान जब 5 वर्ष के बालक थे तो वह गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के नज़दीक, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार में एक छोटा सा स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था डुमराव। डुमराव स्टेट में एक पांड, एक तालाब के किनारे 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारीजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। ही वुड रेगुलरली गो, और वह नियमित रूप से गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, पास में ही स्थित बिहारी जी मंदिर में जाया करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान नियमित रूप से पास में स्थित बिहारी जी मंदिर में जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ जाकर भोजपुरी चैता गीत को गाया करते थे। और एट द एंड ऑफ विच, और जब वह गीत भोजपुरी चैता को समाप्त कर देते थे, एट द एंड ऑफ विच, और उस गीत के समाप्ति के पश्चात, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, वो पुरस्कार के रूप में एक बड़ा सा लड्डू प्राप्त करते थे, वेइंग 1.25 किलोग्राम, लगभग 1.25 किलोग्राम वजन का लड्डू पुरस्कार के रूप में वह प्राप्त करते थे। अ प्राइज गिवन बाई द लोकल महाराजा, और वह यह पुरस्कार उनको क्षेत्रीय महाराजा के द्वारा उनको दिया जाता था।
दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और यह 80 वर्ष पहले की घटना है। एंड द लिटिल बॉय, और वह छोटा लड़का, 80 वर्ष पूर्व वह छोटा लड़का था, लेकिन 80 वर्ष के पश्चात हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। लेकिन 80 वर्ष के पश्चात वह छोटा सा लड़का 80 वर्ष के पश्चात ट्रेवल्ड फार टू अर्न, काफ़ी दूरी यात्रा तय कर चुका था, और इतनी दूरी यात्रा तय कर चुका था कि उसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से उसे नवाजा गया, जिसका नाम था द भारत रत्न। तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। पैराग्राफ नंबर 4, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Born on 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, और बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, और बिहार के एक ऐसे परिवार से इनका ताल्लुकात था, संबंध था, जिस परिवार के लोग म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके दादाजी का नाम था रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिता पैगंबर बख्श, द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और उनके कुछ अन्य पैतृक मतलब उनके पिता के पिता या दादा जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो वे सभी भी एक अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे, शहनाई को बजाने वाले थे। पैराग्राफ नंबर 5, द यंग बॉय टूक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, और वह नौजवान लड़का ने संगीत को काफ़ी कम उम्र में ही अपना लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the sahnai. At the age of 3, जब बिस्मिल्लाह खान की उम्र 3 वर्ष की थी, his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, तो उसकी माँ उसे बनारस स्थित उसके मामा के घर ले आती है। बनारस, जिसे कि आज वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैस्किनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, और बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देख करके बहुत ही फैस्किनेटेड होते थे, आकर्षित होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श का साथ देने लगे टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस स्थित विष्णु टेम्पल में उनके साथ जाया करते थे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले दी शहनाई, जहाँ पर उनके मामा अली बख्श शहनाई बजाने के लिए नौकरी किया करते थे, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई को बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड, और बिस्मिल्लाह खान वहीं पर बैठ करके आकर्षित रहते थे। फॉर ऑन, कई घंटों तक, फॉर आवर्स ऑन एंड, तो कई घंटों तक वह बैठ करके वहीं पर आकर्षित रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उन्होंने सीखना भी शुरू कर दिया। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना, शहनाई को बजाना सीख गए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन भर बैठ करके प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अप्रेंटिस मीन्स होता है ट्रेनिंग, जो अभी नवसिख हुआ जिसे कहते हैं उसे अप्रेंटिस कहते हैं। हांट्स मीन्स होता है वेयर यू लाइक टू विजिट मेनी टाइम्स अ डे, अर्थात वह स्थान जहाँ पर आप
एक दिन में बार बार जाना पसंद करते हैं, उसे हांट्स कहते हैं। और सॉलिट्यूड मीन्स होता है लोनलीनेस, यानी कि एकांत में। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी का किनारा, बिकेम द यंग मैन्स अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स। तो ये तीनों जगह एक ऐसे प्रिय स्थान हो गए जहाँ पर दिन में कई बार वह अप्रेंटिस, वह युवा अप्रेंटिस, यंग अप्रेंटिस, युवा नवसिखुआ वहाँ पर बार बार दिन में जाया करते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वह बैठ करके एकांत में संगीत को, शहनाई बजाना सीखते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। The flowing waters of the गंगा, गंगा का बहता हुआ जल, इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज, कि वह अपने संगीत में सुधार करें, एंड इन्वेंट रागास, और राग का आविष्कार करें, दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड, जो कि पहले माना जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई के परिधि से परे जिसे कि माना जाता था। तो यहाँ पर यह बात बताया गया है कि द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, कि गंगा का बहता हुआ जल उनको इस बात के लिए प्रेरित करता था कि वह अपने संगीत में सुधार करें और नए नए राग का आविष्कार करें, और ऐसे राग का आविष्कार करें जो शहनाई की परिधि से परे हो। पैराग्राफ नंबर 6, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के, अपने अंकल के साथ, मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और रिसाइटल मीन्स होता है परफॉर्मेंस, तो उन्होंने वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया, प्रदर्शन दिया। तो उनके प्रदर्शन के अंत में उस्ताद फैयाज़ खान फाइटेड द यंग बॉयज़ बैक, उस युवा लड़के का पीठ थपथपाया, पैट मीन्स थपथपाना, एंड सेड, और उन्होंने कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हो रहा था, यह क्षण बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ा सा ब्रेक लेकर के आया। ही सून बिकेम एन ऑफ्टन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और शीघ्र ही वह बिकेम एन ऑफ्टन हियर्ड, ज़्यादातर सुना जाने वाला, रेडियो पर ज़्यादातर सुना जाने वाला एक शहनाई प्लेयर हो गए। पैराग्राफ नंबर 7, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, भारत जब 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ग्रीट द नेशन, देश का स्वागत किए थे अपनी शहनाई को बजा करके। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राग काफ़ी में अपने हृदय की भावना को उड़ेल दिया, टू एन ऑडियंस के सामने, श्रोताओं के सामने, which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, who later gave his famous Tryst with Destiny speech, और जिन्होंने, अर्थात नेहरू जी ने शहनाई, बिस्मिल्लाह खान के शहनाई वादन के पश्चात अपना प्रसिद्ध ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। पैराग्राफ नंबर 8, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। यहाँ पर यह बात बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और साथ ही साथ एब्रॉड, विदेशों में भी यादगार प्रदर्शन दिए थे। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड, और उनकी पहली जो विदेश की यात्रा थी, वाज टू अफ़गानिस्तान, वह अफ़गानिस्तान को थी। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन, और अफ़गानिस्तान की जब उन्होंने यात्रा किया, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो राजा किंग जहीर शाह थे, वाज सो टेकन इन, वह इतने अट्रैक्टेड थे। टेकन इन बाई का मीनिंग होता है अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाई,
आकर्षित थे। तो अफ़गानिस्तान के राजा किंग जहीर शाह इतने आकर्षित हुए बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर्स मीन्स होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, मतलब जिसे कहते हैं यादगार वस्तु के रूप में कुछ देना, उसे सोवेनियर्स कहते हैं। तो अफ़गानिस्तान का जो राजा था किंग जहीर शाह बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से इतना आकर्षित थे कि उन्होंने उसे मूल्यवान पर्सियन कारपेट और बहुत सारे सोवेनियर्स, यादगार की चीज़ें उन्हें उपहार में दे दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के राजा एकमात्र अकेले व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से आकर्षित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, और यहाँ बताया गया है कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा प्रभावित थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट ए फेस्टिवल, एक त्यौहार में बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए सुनकर इतने ज़्यादा विजय भट्ट प्रभावित हुए दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट पर एक फिल्म का नाम ही रख डाला, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, और यह फिल्म काफ़ी हिट हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, अर्थात काफ़ी रिकॉर्ड बनाने वाला। तो गूंज उठी शहनाई विजय भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म काफ़ी हिट हुई, और इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान की एक रचना थी, एक गीत उन्होंने लिखा था जिस गीत के बोल थे दिल का खिलौना है टूट गया, और यह गीत पूरे राष्ट्र में चार्ट बस्टर साबित हुआ, रिकॉर्ड तोड़ नाम कमाया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, और सेलुलॉइड मीन्स होता है फिल्म्स, तो फिल्मी दुनिया में इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म्स म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू। बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर्स था, जो सफ़र था फिल्मों में संगीत को लेकर के, केवल 2 तक सीमित रह गया। एक था विजय भट्ट का गूंज उठा शहनाई, और दूसरा था विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ का एक धारावाहिक था जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। बिस्मिल्लाह खान जोर देकर के यह कहा करते थे, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स होता है कंप्रोमाइज़ करना, समझौता करना। वे कहते थे कि मैं समझौता नहीं कर सकता विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, क्योंकि फिल्मों की दुनिया में बहुत ही आर्टिफिशियलिटी है, बनावट की दुनिया है, और ग्लैमर चकाचौंध की दुनिया है। तो मैं सच्चाई से इन सब चीज़ों का तुलना नहीं कर सकता। पैराग्राफ नंबर 9, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। केम थिक एंड फास्ट का मीनिंग होता है ही गॉट ए लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एट मेनी प्लेसेस, मतलब पुरस्कार पर पुरस्कार वह पाते चले गए, सम्मान पर सम्मान उनको मिलता चला गया। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अवार्ड्स मीन्स पुरस्कार और रिकॉग्निशन मीन्स उनकी जो पहचान थी, केम थिक एंड फास्ट, काफ़ी तेज बढ़ती चली गई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति हो गए, भारत के प्रथम भारतीय हो गए जिनको कि इनवाइट किया गया, निमंत्रण दिया गया कि टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित लिंकन सेंटर हॉल में आकर के अपने संगीत का प्रदर्शन करें, और ऐसा करने वाले वे भारत के प्रथम व्यक्ति थे। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और इसके अतिरिक्त बिस्मिल्लाह खान ने मॉन्ट्रियल में आयोजित वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी भाग लिया, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल, और कैन्स आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने भाग लिया, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर,
और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने भाग लिया। तो चाहे अमेरिका का लिंकन सेंटर हॉल हो, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल हो, प्रसिद्ध, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है प्रसिद्ध यानी कि फेमस, तो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल हो चाहे अमेरिका का, वहाँ भी बिस्मिल्लाह खान को निमंत्रण मिला, वहाँ जाकर उन्होंने अपने संगीत का प्रदर्शन किया। और मॉन्ट्रियल में जा कर के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी अपने संगीत का प्रदर्शन किया। केन्स जो कि फ्रांस में पड़ता है, तो केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने संगीत का प्रदर्शन किया। ओसाका जो कि जापान में पड़ता है, ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने अपने संगीत का प्रदर्शन किया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौज़िकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। So well known did he become internationally, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह इतने प्रसिद्ध हो गए कि that an auditorium in Tehran, कि ईरान के एक प्रसिद्ध शहर तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया और उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया ताहर मौज़िकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पैराग्राफ नंबर 10, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड मीन्स होता है गिवन। तो राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया। ये राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, द भारत रत्न। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। विद द कवोटेड, कवोटेड मीन्स होता है मच डिजायर्ड, काफ़ी दिनों से जिस चीज़ की इच्छा आप पाले हुए हों उसे कवोटेड कहते हैं। विद द कवोटेड अवार्ड, तो भारत रत्न प्राप्त करना उनकी एक इच्छा थी। रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, वो उसे अपने चेस्ट, अपने छाती से लगा करके, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, और जब उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला तो उनकी आंखें चमक रही थी। विथ रेयर हैप्पीनेस, एक दुर्लभ खुशी के वजह से उनकी आंखें चमक रही थी। ही सेड, वह बोले, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं ये कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की एक समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता के लोग भी हमारे संगीत को सीखने आ रहे हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने के पश्चात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ये शब्द थे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें लोग प्रेम से खान साहब के नाम से पुकारते थे, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वो बनारस से और डुमराव से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए बनारस और डुमराव विश्व के सबसे आश्चर्यजनक शहरों में से एक हैं। आई स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनके एक विद्यार्थी ने वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, उसकी इच्छा थी कि यूएसए में अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक शहनाई स्कूल का हेड मास्टर यानी कि उसका प्रिंसिपल बनाने की इच्छा जाहिर की। कहने का तात्पर्य है कि एक उनका विद्यार्थी ने उनसे यह रिक्वेस्ट किया कि मैं अमेरिका में एक शहनाई स्कूल खोल रहा हूं और आप उसका हेड हो जाइए, उसका प्रिंसिपल बन जाइए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस विद्यार्थी ने यह उनसे प्रार्थना भी किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, कि बनारस जैसा माहौल वह अमेरिका में भी रिक्रिएट कर देगा, उत्पन्न कर देगा। बाय रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग मीन्स होता है मेकिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग, यानी कि डुप्लीकेट करना। तो बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, तो जैसे बनारस में मंदिर हैं तो उसी प्रकार अमेरिका में भी जहाँ पर शहनाई स्कूल खोला जाएगा वहाँ पर भी आसपास ढेर सारे मंदिरों को स्थापित कर दिया जाएगा। तो ऐसे शहनाई स्कूल में आप प्रिंसिपल बन जाइए, एक स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट किया था। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे ये पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो खान साहब ने उससे ये पूछा कि क्या आप जो है कि रिवर गंगा, गंगा नदी को भी
आप वहाँ यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आप रिवर गंगा को यहाँ से वहाँ ले जा नहीं सकते हैं, तो वो जो आपका प्रस्ताव है वह मेरे लिए संभव नहीं है। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था, दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। यर्निंग मीन्स होता है लॉन्गिंग, अर्थात इच्छा करना। तो दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, और यही कारण है कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ, किसी बाहर के देश में होता हूँ, तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मेरी सदैव यर्निंग होती है, इच्छा होती है हिंदुस्तान को देखने की। वाइल इन मुंबई, और जब मैं हिंदुस्तान आ जाता हूँ और मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक आप ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और बनारस की पवित्र नदियों के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो जब मैं बनारस में रहता हूँ तो डुमराव के अद्वितीय मठों को मैं बहुत ही मिस करता हूँ। पैराग्राफ नंबर 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ पर यह बताया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक पूर्ण उदाहरण है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। वन दैट इफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवाउट मुस्लिम, और कोई भी व्यक्ति इफर्टलेसली, बिना किसी इफर्ट किए, प्रयास किए, मतलब बिल्कुल आसानी से वह स्वीकार करता है कोई दूसरा व्यक्ति कि ए डिवाउट मुस्लिम, कि एक समर्पित मुसलमान, एक डिवाउट मुसलमान लाइक हिम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तरह, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, और प्राकृतिक रूप से वह शहनाई बजाते थे एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि मतलब एक समर्पित मुसलमान हो करके भी इतने निपुण कुशल ढंग कुशल पूर्वक हिंदू मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक सुबह शहनाई को बजाया करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और यहीं पर यह लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।